नमस्कार साथियों। दोस्तों, आपके उत्साह और स्नेह के भाव को देखते हुए हमने एक क्विज का शुभारंभ किया है, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये क्विज मंडे से संडे तक चलने वाली एक ओपन क्विज है, जिसमें कोई भी अभ्यर्थी भाग ले सकता है। दोस्तों, इस क्विज को जीतने के लिए आपको 3 कंडीशंस ध्यान में रखनी है। पहली कंडीशंस होगी, आपका जवाब जल्दी आना चाहिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपका जवाब प्राप्त होना चाहिए हमें। दूसरी यहाँ पे कंडीशन रखी गई है कि आपका जवाब सटीक होना चाहिए और 15 से 20 शब्दों के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। दोस्तों, महज यहाँ पे ऑप्शन नहीं देना आपको, यहाँ पे ऑप्शंस मैंने दे रखे हैं, लेकिन आपको सब्जेक्टिव आंसर लिखना है, सटीक हो और 15 से 20 शब्दों में होना चाहिए। तीसरा, एक वीक में कम से कम आपका जवाब 2 बार सही होना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस क्विज को आसानी से जीत सकते हैं। इस क्विज का हमारा जो उद्देश्य है, आपको कोई प्रलोभन में डालना नहीं है। हमारा इस क्विज डालने का जो मुख्य उद्देश्य है, आपके मन मस्तिष्क में जो कंपटीशन की भावना है उसमें अभिवृद्धि करना है और आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्विज में अवश्य ही भाग लेंगे। और इस क्विज के अलावा हमारी जो रेगुलर सीरीज चल रही है दोस्तों, रेगुलर सीरीज चल रही है, उस सीरीज में हम आज संसद में बजट तथा अनुदान से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करवाता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बजट शब्द का हमारे संविधान में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए हमने एक दूसरा वर्ड लिखा है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। दोस्तों, ये बजट क्या होता है, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए। बजट से यहाँ पे आशय है कि वित्तीय वर्ष में जो अनुमानित आय और व्यय का जो ब्यौरा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। बजट को प्रस्तुत वित्त मंत्री करता है और लोकसभा में ही करता है, राज्यसभा में उसको प्रस्तुत नहीं किया जाता है। राज्यसभा में उसको बाद में उसका वाचन होता है और यहाँ पे प्रस्तुत जो करवाने वाला होता है वो राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति की ये जो शक्ति है ये वित्तीय शक्ति है, और राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति कौन से आर्टिकल से प्राप्त है, आर्टिकल 112 से प्राप्त है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्टिकल 112। आर्टिकल 111 आप पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें राष्ट्रपति को वीटो पावर जारी करने की शक्ति है, उसकी निषेधाधिकार शक्ति है। तो राष्ट्रपति की जो वीटो पावर की शक्ति है वो उसकी कैसी शक्ति है, विधायी शक्ति है। दोस्तों, आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, यानी कि जब संसद में सत्र नहीं चल रहा होता है और कानून निर्माण करने की आवश्यकता पड़ जाती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके कानून का निर्माण कर सकता है। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, लेजिस्लेचर पावर है। अनुच्छेद 143 के तहत आप जानते हैं कि राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है, परामर्श ले सकता है, यानी कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। और उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य होता है और कम से कम 5 न्यायाधीशों की बेंच के साथ उसको परामर्श देता है, लेकिन राष्ट्रपति उसके द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। और ये उसकी कैसी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है। दोस्तों, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे आपसे बात की गई है कि किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से एक वर्ष समिति की सिफारिश के आधार पर अलग किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ष समिति है, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि रेल बजट को आम बजट से किस समिति की सिफारिश के आधार पर अलग किया गया था। तब आपका आंसर आएगा एक वर्ष समिति की सिफारिश के आधार पर। दोस्तों, ये एक वर्ष समिति जो गठित की गई थी वो 1921 में गठित हो गई थी। इसने 1924 में अपनी रिपोर्ट दी, अपनी सिफारिश दी, लेकिन इसकी जो सिफारिश लागू हुई थी वो 1925 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर आएगा 1925। दोस्तों, यहाँ पे जो 1919 है ये भी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 में ये प्रावधान किया गया था, केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था, अर्थात राज्यों को अपना बजट अब प्रस्तुत करने की स्वायत्ता प्राप्त हो चुकी थी। तो राज्यों को अपना बजट प्रस्तुत करने की स्वायत्ता किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुई, या केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से कब अलग किया गया था, तब आपका आंसर आएगा 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है वो आएगा। और वर्तमान में आप जानते हैं कि रेल बजट और आम बजट को एक साथ ही प्रस्तुत किया जाने लगा है, और ये कब से, 2017 से। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा
कि रेल बजट तथा आम बजट को कब से एक साथ प्रस्तुत करने की व्यवस्था की गई है? तो 2017 से, और वर्तमान में 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है। इससे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बजट में कितने प्रकार के व्यय शामिल होते हैं? दोस्तों बजट में 2 प्रकार के व्यय शामिल होते हैं, तो इसका राइट आंसर है बी। 2 व्यय कौन कौन से होते हैं? एक तो भारत की संचित निधि से होने वाला व्यय और एक भारत की आकस्मिक निधि से होने वाला व्यय। दोस्तों आप जानते हैं कि जो भारत की संचित निधि है उसका उल्लेख आर्टिकल 266 में है, वहीं आकस्मिक निधि का उल्लेख 267 में है। और दोस्तों 1950 में तो भारत की जो आकस्मिक निधि है उससे संबंधित एक कानून भी बनाया गया था। 1950 में भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम बनाया गया, उसमें व्यवस्था की गई भारत का राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से किसी भी अप्रत्याशित व्यय के लिए धन का आहरण कर सकता है और उसकी संसद को उसको पूर्व में कोई भी सूचना देना आवश्यक नहीं होगा, लेकिन बाद में सूचना देना क्या होगा? अनिवार्य होगा। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से सदन को मतदान का अधिकार बजट के मताधिकार वाले हिस्से पर होता है? तो दोस्तों आप जानते हैं जितनी भी अनुदान की मांग होती है, अनुदान की मांग पर मतदान करने का अधिकार केवल और केवल लोकसभा को होता है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि बजट का जो मताधिकार वाला हिस्सा होता है उस पर मतदान करने का अधिकार राज्यसभा को भी होता है। तो बजट के मताधिकार वाले हिस्से पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों मतदान कर सकती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों। केवल अनुदान की मांग पर मतदान पूछा जाता तो आपका आंसर होता लोकसभा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में प्राक्कलन से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में? दोस्तों यहाँ पे प्राक्कलन एक शब्द है, इसका अर्थ क्या है? अनुदान की मांग। तो अनुदान की मांग या प्राक्कलन से संबंधित यहाँ पे जो प्रक्रिया है, यानी किस प्रकार के अनुदान को किस स्थिति में और किस विषय से संबंधित सदन में प्रस्तुत किया जाता है, इन सभी प्रकार की जो प्रक्रियाएं इनका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 113 में है। इससे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अनुदान की मांग पर मतदान के लिए कुल कितने दिन निर्धारित किए गए हैं? दोस्तों संसद के द्वारा अनुदान की मांग पर मतदान करने के लिए एक अवधि निर्धारित कर रखी है और वो अवधि है 26 डे, 26 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में बजट प्रस्तुतिकरण से लेकर और पारित होने तक बजट को 6 चरणों से गुजरना पड़ता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बजट प्रस्तुतिकरण से लेकर के उसके पारित होने तक उसको कितने चरणों में गुजरना पड़ता है? 6 चरणों में। ये 6 चरण क्रम से दे रखे हैं यहाँ पे आपको, और एक यहाँ पे क्या है विसंगत क्रम है वो आपको बताना है। तो बजट का प्रस्तुतिकरण पहला क्रम सही है, उसके बाद आम बहस होती है सदन के सदस्यों के मध्य, उसके बाद 3 से 4 सप्ताह के लिए विभागीय समितियों को जांच के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उसमें जितने भी प्रकार के अनुदान होते हैं, अलग अलग प्रकार के अनुदान होते हैं, जैसे लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान, अपवाद अनुदान, इन पर क्या होती है? मतदान होता है। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे धन विधेयक का पारित होना ये असंगत है। उसके बाद वित्त विधेयक का पारित होना, यहाँ पे धन विधेयक की जगह क्या आएगा? विनियोग विधेयक का पारित होना। विनियोग विधेयक का पारित होना, क्योंकि विनियोग विधेयक जो होता है उसी के माध्यम से सरकार वहाँ पे जब बजट प्रस्तुत होता है और लागू होता है, उस अवधि के मध्य सरकार के जितने भी कार्य होते हैं उन कार्यों को, जो रूटीन के कार्य होते हैं, उनको संचालित करने के लिए विनियोग विधेयक के माध्यम से सरकार पैसे की मांग रखती है। तो विनियोग विधेयक का पारित होना यहाँ पे आपका 5वां क्रम आएगा। तो यहाँ पे आपका जो ई है ये आपका असंगत चरण है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ई। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस अनुदान को लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक कहते हैं? दोस्तों आप जानते हैं कि लोकसभा के द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक प्रत्यानुदान को कहते हैं। और प्रत्यानुदान को क्यों कहते हैं? इस अनुदान में इस प्रकार की व्यवस्था है कि जब किसी सेवा या मद के लिए आकस्मिक रूप से यानी कि अचानक अत्यधिक धन की और तुरंत सहायता की आवश्यकता पड़ जाती है, तो सरकार को यह अधिकार है कि वो लोकसभा के माध्यम से इस प्रकार से पैसे की मांग या अनुदान के रूप में पैसे की मांग कर सकती है। तो सरकार को जब अचानक अत्यधिक धन और तुरंत सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो वो किस अनुदान के माध्यम से पैसों की मांग रखती है? प्रत्यानुदान के माध्यम से रखती है। इसलिए इसको लोकसभा के द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक, कार्यपालिका से यहाँ पे आज से क्या है? सरकार है। तो इसका राइट आंसर है बी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुदान की मांग को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व या उस पर मतदान करवाने से पूर्व लोक लेखा समिति की मंजूरी मिलना अनिवार्य है?
दोस्तों यहाँ पे लोक लेखा समिति संसद की स्थायी वित्तीय समिति है, जिसकी कुल सदस्य संख्या 22 है, जिसमें 15 सदस्य राज्यसभा से, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। 7 सदस्य जो राज्यसभा से होते हैं वो सह सदस्य के रूप में होते हैं, जिनको मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, और इसका विपक्ष का नेता अध्यक्ष होता है और 1 साल इसका कार्यकाल होता है। वर्तमान में इसका अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी। दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुदान की मांग को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व लोक लेखा समिति की मंजूरी मिलना अनिवार्य है? तब आपका आंसर आएगा अधिक अनुदान। जब बजट में किसी विषय को शामिल किया गया था और जितना व्यय उसके लिए अनुमान किया गया था, उसके लिए कि इतना व्यय इस पर, इतना पैसा इसके ऊपर व्यय होगा, लेकिन उससे भी अधिक मात्रा में जब व्यय हो जाता है तो उस स्थिति में अगर सरकार को वापस पैसे की मांग रखनी पड़ती है तो अधिक अनुदान के रूप में रखनी पड़ती है। और अधिक अनुदान के रूप में जब पैसों की सरकार मांग रखती है तो उसको लोकसभा में जैसे मतदान करवाते हैं उसके लिए, तो मतदान तभी होगा, पहले आपको लोक लेखा समिति से मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर होगा अधिक अनुदान। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का ऐसा अनुदान है जिसको बजट पर आम बहस के उपरांत पारित किया जाता है? बजट पर आम बहस हो चुकी है, उसके बाद पारित किया जाता है, और वो सामान्यतः कुल अनुमान के 1/6 भाग के बराबर होता है, अर्थात यो भी कह सकते हैं 2 माह के व्यय के हेतु उसको स्वीकृति दी जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल को बजट लागू हो जाता है। 31 मार्च के बाद सरकार के जितने भी पेंडिंग कार्य होते हैं, उन पेंडिंग कार्यों को संपन्न करने के लिए उसको एक शक्ति दे रखी है कि वो लोकसभा के माध्यम से यहाँ पे एक अनुदान रखेगी, और उस अनुदान का नाम है लेखा अनुदान। लेखा अनुदान के माध्यम से उसको आगामी 2 महीने के लिए सरकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए एक बजट यानी कि पैसे दिए जाते हैं, जिसके माध्यम से वो अपने कार्यों को संपन्न सुचारू रूप से रख सकती है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन की क्विज है दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो क्विज है इसको रेगुलर देख पा रहे होंगे, और आपको जो क्विज का क्वेश्चन दिया है उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और उसके लिए आपको 3 कंडीशन बताई गई थी। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जवाब देना है, जवाब सटीक होना चाहिए, 15 से 20 शब्दों में होना चाहिए, 1 वीक में 2 बार आपका जवाब सही होना चाहिए, और जवाब को सही करने के लिए आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करें, शेयर करें, और इसी के साथ आप बेल आइकॉन को प्रेस करें, ऑल वाले बटन को, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपका धन्यवाद।